तो आरबीसी 12 की अध्याय 6 में हम पढ़ रहे थे वाष्पोत्सर्जन। इसमें आज हम पढ़ेंगे रंध्रों की गति, यानी रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रियाविधि। याद रखिए, रंध्र की संरचना अपने देखा था। इसमें द्वार कोशिका की स्फीत और सलत अवस्था पर निर्भर करेगा कि रंध्र खुलेंगे या बंद होंगे। याद रखिए, अगर द्वार कोशिका स्फीत है तो रंध्र खुल जाएंगे और वही सलत हो जाएगा तो रंध्र बंद हो जाएगी। अच्छा, स्फीत कब होगी? जब उसमें पानी आएगा तो द्वार कोशिका स्फीत होकर रंध्र खोल देगी, और अगर द्वार कोशिका से पानी सहायक कोशिका में चला गया तो रंध्र बंद होने से द्वार कोशिका सलत होने से रंध्र बंद हो जाएंगे। तो इसको खुलने और बंद होने की क्रियाविधि को समझाने के लिए दो सिद्धांत दिए गए हैं। पहला है मांड शर्करा परिकल्पना, या इसे स्टीवार्ड परिकल्पना भी कहते हैं, और दूसरा सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन मांड शर्करा परिकल्पना या स्टीवार्ड परिकल्पना। ये प्रस्तुत की थी जेडे सायरे ने, लेकिन इसमें सुधार किया था स्टीवार्ड ने। इसको स्टीवार्ड परिकल्पना भी कहते हैं। अब देखिए, ये सिद्धांत क्या कहलाता है। ये कहता है जो मांड या स्टार्च है वो दिन के समय ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बदल जाती है, और ये डिपेंड करता है फॉस्फोराइलेज एंजाइम पर। याद रखिए, ये एंजाइम अलग अलग पीएच पर अलग अलग कार्य करता है। यदि पीएच अधिक है तो ये मंड को ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में चेंज कर देता है, और वहीं अगर पीएच कम हो जाए तो यही एंजाइम ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को मंड या स्टार्च में बदल देता है। तो दिन के समय अपन जानते हैं CO2 का उपयोग प्रकाश संश्लेषण में होता है, और CO2 अम्लीय गैस है। तो अगर इसका उपयोग प्रकाश संश्लेषण में हो गया तो इसकी सांद्रता कम होगी और पीएच बढ़ जाएगा, जिसके कारण फॉस्फोराइलेज एंजाइम स्टार्च को ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में चेंज कर देगा, और ये जल में विलय होगा। ये क्रिया ध्यान रखिए द्वार कोशिका में हो रही है। तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनने से द्वार कोशिका में विलय की सांद्रता बढ़ेगी, वो अतिप्रासी हो जाएगी, और सहायक कोशिका से जल द्वार कोशिका में आने से द्वार कोशिका स्फीत होकर रंध्रों को खोल देगी। अब रात के समय क्या होगा? हम जानते हैं प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, तो CO2 का उपयोग नहीं होगा, जिसके कारण CO2 की सांद्रता बढ़ेगी, और ये अम्लीय गैस होने के कारण द्वार कोशिका का पीएच कम हो जाएगा, और पीएच कम होते ही फॉस्फोराइलेज एंजाइम ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को वापस स्टार्च में चेंज कर देगा, और स्टार्च जल में अविलय होता है, जिसके कारण द्वार कोशिका अल्पराशी हो जाती है, और इसमें से पानी सहायक कोशिका में चला जाता है, और ये सलत होकर रंध्रों को बंद कर देती है। तो ये जो बताया था वो बताया था सायरे ने। अब देखो, स्टीवार्ड ने सुधार क्या किया। स्टीवार्ड ने कहा कि ये क्रिया यहाँ खत्म नहीं होती है, यानी स्टार्च ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में बदलने के बाद आगे ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदल जाता है, और इसकी विलेयता ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से ज़्यादा होती है। तो बस ये एक थोड़ा सा सुधार किसने किया था? स्टीवार्ड ने किया था। इस कारण इसको स्टीवार्ड परिकल्पना भी कहते हैं। अब अपन देखते हैं दूसरा सक्रिय K+ स्थानांतरण मत। ये दिया था इमामुरा और फ्यूजिनो ने, लेकिन इसका रूपांतरण किया था लेविट ने। इस कारण इसको ध्यान रखिए, सक्रिय K+ स्थानांतरण मत को लेविट अवधारणा भी कहते हैं। यह वर्तमान में सर्वमान्य सिद्धांत है। इसके अनुसार दिन के समय द्वार कोशिका में मैलिक अम्ल बनता है, और ये मैलिक अम्ल आगे चलकर मैलेट और H+ में टूट जाता है। अब ध्यान रखना, H+ है ये द्वार कोशिका से सहायक कोशिका में चला जाता है, और सहायक कोशिका में से K+ आयन द्वार कोशिका में आता है, और यह आकर मैलेट से क्रिया करके पोटेशियम मैलेट बनाता है, और ये पोटेशियम मैलेट जल में विलय होने से द्वार कोशिका का परासरण बढ़ जाता है, और ये अंतः परासरण करके स्फीत हो जाती है और रंध्र खुल जाते हैं। अब रात्रि में क्या होता है? तो हम जानते हैं रात्रि में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, जिसके कारण CO2 की सांद्रता बढ़ेगी, और ये बढ़ी हुई सांद्रता के कारण एब्सिसिक अम्ल सक्रिय होगा, और सक्रिय होकर के इस द्वार कोशिका की पारगम्यता बदल देगा। देखो, दिन के समय क्या हो रहा था? द्वार कोशिका से H+ बाहर जा रहा था और K+ अंदर आ रहा था। अब रात में क्या होगा? पारगम्यता बदलने से जो पोटेशियम मैलेट था यहाँ पर, ये वापस पोटेशियम और K+ में टूटेगा। मैलेट और K+ में टूटेगा। अब चूंकि द्वार कोशिका की सांद्रता बदल चुकी है, ये K+ तो सहायक कोशिका में चला जाएगा,
और ये H+ आयन वापस द्वार कोशिका में आएगा और मैलेट से क्रिया करके मैलिक अम्ल बनाएगा और ये मैलिक अम्ल फिर स्टार्च बदल जाएगा और स्टार्च जल में अविलय होने के कारण द्वार कोशिका है उसका अल्पराशि हो जाएगी और बहिःपराशरण के कारण द्वार कोशिका स्लत होने से रंध्र बंद हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये K+ स्थानांतरण मत है जो वर्तमान समय का सर्वमान्य मत है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। दो प्रकार के कारक प्रभावित करते हैं, आंतरिक और बाह्य कारक। आंतरिक कारक में पर्ण की संरचना आती है, मतलब पर्ण कितनी मोटी है, उस पर क्यूटिकल है वो मोटी है या पतली या कटी फटी है, या उस पर रंध्रों की संख्या कितनी है, या उस पर रंध्र कहाँ स्थित है, ऊपर है कि नीचे है, ये सब चीजें वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करेगी। दूसरा है मूल प्ररोह अनुपात, यानी जड़ और प्ररोह का अनुपात क्या है। तो अनुपात जितना ज्यादा होगा वाष्पोत्सर्जन उतना ही अधिक होगा। तीसरा है पत्ती का दिक् विन्यास, मतलब पत्ती है ये सूर्य के समकोण है समांतर है। अगर समकोण होगी तो इस पर प्रकाश ज्यादा पड़ेगा और वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा, और अगर ये प्रकाश के समांतर है तो इस पर प्रकाश कम पड़ेगा और वाष्पोत्सर्जन भी कम होगा। तो ये तीन तो आंतरिक कारक है। बाह्य कारक में पहले है प्रकाश। ये प्रकाश रंध्रों को खोलकर और बंद करके प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करता है, या तापमान को बढ़ाकर प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करता है। दूसरा कारक तापमान, इसके ध्यान रखिए वाष्पोत्सर्जन समानुपाती होगा, तापमान जितना ज्यादा होगा वाष्पोत्सर्जन उतना ही अधिक होगा। तीसरा वायु की गति, इसके वाष्पोत्सर्जन समानुपाती है, यानी वायु जितनी तेज बहेगी वाष्पोत्सर्जन उतना ही अधिक होगा। और चौथा मृदा में जल कितना है, इसके भी ध्यान रखिए वाष्पोत्सर्जन समानुपाती होता है। धन्यवाद।